दूसरा तरीका ये कि हम इसको देख लें कि कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ वाला मैंने ये शेयर कर दिया अभी। तो अब हम लोग देखो इसमें बहुत ज्यादा उसमें नहीं जा रहे, इलेक्ट्रिफिकेशन थ्योरी क्या है इसमें नहीं जा रहे, लेकिन हाँ ये तुमसे पूछा जा सकता है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स वो होते हैं यार जिनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जनरली मेटल्स होते हैं, ठीक है। जिनके अंदर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हो जाते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर कौन से होते हैं? जिनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उनको हम बोल देते हैं इंसुलेटर। अब इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। सो सेमीकंडक्टर्स तुम अलग से पढ़ते भी हो। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? जनरली कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर हम कुछ कुछ चीजें चेंज करें, टेम्परेचर में चेंज करें, कुछ इम्प्योरिटीज डालें, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। ये सेमीकंडक्टर आता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड ऑल, जिसमें हम लोग बाद में डायोड आयोड भी बढ़ाते थे, तो वो हो जाता है सेमीकंडक्टर। अच्छा, नेचर में जितने भी चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट करता है, दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ smallest amount of charge, and that smallest amount of charge is what? 1.6 into 10 raised to the power minus 19। ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, माइनस साइन का, ठीक है। इसको ई से डिनोट करते हैं। तो सारे के सारे चार्ज हमेशा इसके मल्टीपल होते हैं। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन और ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब जहां पे भी पैकेट जैसा बनने लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे चार्ज का एक पैकेट कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन। अब जितने भी चार्ज जाएंगे वो सब इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के फॉर्म में ही जाने वाले हैं, तो उसको हम बोल देते हैं क्वांटाइजेशन। इसके बाद कूलम्स लॉ था, जो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो उसका फॉर्मूला ये 1/4πε0 Q1Q2/r²। ये फॉर्मूला याद रखो। कभी कभी वो तुमसे ये भी पूछेगा कि अगर इसके बीच में कोई मीडियम होगा तो हम बोलेंगे कि 1/4πε0k हो जाएगा। उस ε0k को हम लोग डायरेक्टली एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तुमसे ये पूछा जा सकता है कि 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है? दैट इज 9 × 10⁻⁹। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा जाता है? दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर इसके बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम लगा दे, तो हम क्या बोलेंगे कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। के एप्सिलॉन नॉट जो हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इस पे कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कूलम्स लॉ क्या है। अगर कूलम्स लॉ में दो चार्जेस के बीच में हमने ग्लास रख दिया तो क्या फोर्स में कोई डिफरेंस आएगा? बिल्कुल आएगा। के से डिवाइड करना पड़ेगा। के क्या होता है? के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और क्या परमिटिविटी क्या होती है? तो परमिटिविटी को हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। हो सकता है तुमसे ये वाला फॉर्मूला भी पूछ लिया जाए। तो ये सब चीजें अच्छी तरीके से याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। के का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। मतलब अगर कोई भी मीडियम बीच में लगा दोगे तो फोर्स का वैल्यू डेफिनेटली कम होने वाला है, फोर्स को हम डिक्रीज करवा देंगे वहां से, अगर हम कुछ मीडियम डाल देते हैं एयर और स्पेस के अलावा। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब अगर सपोज करो कि एक चार्ज पे कई सारे चार्ज अपना फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि सपोज अ सिस्टम ऑफ चार्ज कंटेन्स n पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn। तो अगर ये सब के वजह से फोर्स देखा जाएगा किसी एक चार्ज पे, तो हम बोलेंगे कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें यहाँ पे Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 से लेकर के Qn तक ये ऐसा लगाना पड़ेगा। मतलब सबका चार्ज लगाना पड़ेगा और उनका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। ये याद रखना, उनका वेक्टर एडिशन हमें करना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये कुछ बोर्ड लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन लेंथी क्वेश्चन है सारे के सारे, कोई भी छोटा क्वेश्चन नहीं है। स्पॉन्सरशिप में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमसे। स्पॉन्सरशिप में तुमसे कूलम्स लॉ पूछ सकता है, तुमसे पूछा जा सकता है कि 1/4πε0 का वैल्यू क्या हो, परमिटिविटी क्या होती है, या एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या होती है, ये सब चीजें पूछी जा सकती है। देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो हमने बोला कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक चार्ज लोकेटेड इन स्पेस। इफ वी ब्रिंग अनदर चार्ज Q0 नियर दिस चार्ज, इसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, then the charge Q0 experience a force. It can be attractive or repulsive depending on the sign or depending on the nature of this charge, ठीक है। and it is all because of charge Q।
तो ये जो क्यू नॉट यानी कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जो है वो जो फोर्स फील कर रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस सोर्स चार्ज। क्यू को बोल रहे हैं सोर्स चार्ज और इसको बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज की टेरिटरी में हम किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आएंगे तो दूसरा वाला चार्ज फोर्स फील करेगा ही करेगा, हमेशा करेगा। तो वो जो टेरिटरी क्रिएट हो गई है या जो ऑरा क्रिएट हो गया उसके चारों तरफ, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो वो हमेशा एक फोर्स फील करेगा। दिस फोर्स कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है या स्ट्रेंथ क्या होती है, कई बार ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये बोलते हैं कि अगर आपको इंटेंसिटी निकालनी है तो इंटेंसिटी, इसको कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। जैसा भी हम यहाँ बोल रहे थे ना, क्यू नॉट का चार्ज लेकर के आ रहे हैं, तो फिर आप क्यू नॉट का नहीं लेकर के आओगे, फिर आप लेकर के आओगे 1 यूनिट का। या अगर आप क्यू नॉट लेकर के आ रहे होगे तो हम लोग फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे। सीधी सी बात ये है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज हमें देखना है। तो जैसे हमने ये बोला कि इफ अ पॉइंट चार्ज q is kept in the field then the force acting on q will be calculated as F equal to QE। QE क्यों है? क्योंकि E क्या हो जाएगा? E is the force per unit charge। तो 1 यूनिट पे अगर फोर्स E लग रहा है तो Q यूनिट पे कितना लगेगा? QE लगेगा। या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी होगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस Q, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। पर यूनिट चार्ज देखना है ना, तो हम क्या करेंगे? Q अपॉन R स्क्वायर करके निकाल रहा हूं। इज इट क्लियर? यस यस सर। और अगर हमें बहुत सारे चार्जेस दे दिए गए होंगे Q1 Q2 Q3 Qn so on Qn, तो और फिर उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो वही वेक्टर एडिशन मेथड जो हमने ऊपर किया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वो भी तो फोर्स ही है। फोर्स पर यूनिट चार्ज हो गया, बस न्यूटन पर कूलम उसकी यूनिट हो जाती है। तो फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी तो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला सबको पता है ना? अगर दो वेक्टर है सपोज ए और बी और उनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा, तो जरा जल्दी से बताओ कि इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। आदित्य राज बताओ जरा। सर मॉड्यूलस ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेरी गुड। अगर दो वेक्टर है ए और बी, उनका मॉड ए और बी दिया हुआ है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो हम क्या बोलेंगे कि आर स्क्वायर कैन बी रिटन, आर इज द रिजल्टेंट, तो आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। गुड। सो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है, कभी क्वेश्चन हो सकता है तुमसे वो यही फॉर्मूला ही पूछ ले। ये जितने भी क्वेश्चन है इनमें यही फॉर्मूले यूज करने थे, सब बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है। चलो खैर ठीक है, मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं? एक इमेजिनरी स्मूथ कर्व होते हैं। मेरे पास ये पीडीएफ फॉर्मेट में है। पीडीएफ फॉर्मेट में है तुम्हारे पास ये? यस सर, हम पीडीएफ में कंप्रेस कर लेते हैं। बढ़िया, भेजो जरा फिर। क्योंकि ये मैंने भेजा तो था, मुझे ऐसा याद है। यस सर, भेजे थे, वर्ड में ही भेजे थे, फिर हम पीडीएफ में कन्वर्ट किए थे सर। 2 मिनट में भेजते हैं लैपटॉप में, उससे ऑक्स केबल से लेके फिर भेजते हैं। चलो अच्छा कोई बात नहीं, तब तक हम पढ़ा तो देते हैं यार। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? ये इमेजिनरी स्मूथ कर्व होता है। एक्चुअली वहां पे एग्जिस्ट कर नहीं रहा होता, लेकिन हम मान के चल रहे होते हैं। हमें दिख नहीं रहा है, बेसिकली हमें दिख नहीं रहा, विजिबिलिटी नहीं है इसकी। आप फील कर सकते हो इसको कि अगर आप किसी चार्ज को रखोगे तो चार्ज कौन से डायरेक्शन में जाएगा या कौन से पाथ पे जाएगा, उसी पाथ को हम बोल देते हैं कि हाँ यहाँ पे एक लाइन है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड along which a free isolated positive charge moves। जिसके along वो मूव करता है उस जगह पे हम लाइन बना देते हैं। और अगर वहां पे कहीं पे भी हम टेंजेंट बनाएंगे तो वहां जहां भी तुम टेंजेंट बनाओगे वो टेंजेंट क्या होगी? उस कर्व के, जैसे इस कर्व के किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाई
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसकी टेंजेंट के डायरेक्शन में आएगी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें देखना होगा तो हम क्या करेंगे कि हम वहां पे टेंजेंट बना करके देख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना होगा तो हम उसी पॉइंट पे टेंजेंट बना करके देख लेंगे। तो जनरली इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के टर्मिनेट होती है, ये पहली प्रॉपर्टी है। कोई कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू में तुमसे पूछ ले 4-5 प्रॉपर्टी, या क्वेश्चन जो आ रहे हो उनमें ही इसी प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन बना दे कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो मैंने बता ही दिया। कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, अगर किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई मतलब उस पॉइंट पे दो टेंजेंट आने लगेंगी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आने लगेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी वो दो लाइंस, टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर से कभी भी पास नहीं करेंगी, ये याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। कंडक्टर के अंदर से कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं पास करती है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो रिलेटिव, हाँ रीजन कंडक्टर के अच्छा, अंदर पास नहीं करती, कंडक्टर के अंदर से क्यों पास नहीं करती है? अच्छा पहले थोड़ा सोच के बताओ कि ऐसा क्यों होता होगा कंडक्टर के अंदर से नहीं पास करती है। उसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे, तो उसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे, फिर कोई और बता सकता है क्या रीजन होगा? सर कोई फील्ड नहीं बनती होगी शायद उसके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सर बनती होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेंटर 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर 0 होता है, इनसाइड द कंडक्टर ना। यस सर। हाँ वो तो बात सही है कि वो 0 होता है, वही तो वो पूछ रहा है कि क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। इसका एक्चुअल में रीजन ये है, मैंने एक बार बताया था तुम लोगों को, पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था, चलो फिर बता देता हूँ एक बार। शिवम बोल रहा है कि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं जाता, चार्ज ही नहीं होता, और जहां चार्ज नहीं होता वहां E0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बात ये आती है कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो बात ये कि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज क्यों नहीं होता। क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज होता है वो तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, और अंदर में चार्ज होने के लिए अंदर में चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो बैलेंस होगा, वो हाफ हाफ लेके दोनों सरफेस पे। अब देखो आदित्य राज ने एक बहुत बढ़िया चीज बताई कि कंडक्टर के अंदर में जितना भी चार्ज होता है वो सारा का सारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो कंडक्टर के अंदर नहीं रहता, सरफेस पे चला जाता है। अब बात फिर से वही आती है कि क्यों कंडक्टर के अंदर का जो भी चार्ज है वो सरफेस पे क्यों चला जाता है। ये सारी बातें सही है, इनमें से गलत कुछ नहीं है। कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, शिवम ने बताया, सही बात है। आदित्य ने बोला कि कंडक्टर के अंदर का चार्ज जो होता है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अंत में सवाल वही है कि क्यों, आखिर क्यों, आखिर क्यों। ब्रेथ वेलोसिटी कारण सर सर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं सरफेस के। सर नहीं वो बात तुम्हारी एकदम सही है, वो बात सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन अंदर क्यों नहीं पास कर रही, अंदर भी पास नहीं कर रही, ये भी पता है क्यों नहीं पास कर रही, क्योंकि वो अंदर चार्ज ही नहीं है। जब अंदर चार्ज ही नहीं तो पास कहां से करेंगे। लेकिन बात ये कि अंदर चार्ज क्यों नहीं है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो गया है। सर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं।
इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो फ्री होकर के सरफेस पे क्यों जा रहे हैं, अंदर क्यों नहीं बैठ रहे? ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्री है तो हो सकता है सरफेस पे जा रहे हो सकता है अंदर भी घूम रहे हो। लगता है देखो कितना सिंपल सा Force कंसेप्ट लगा है, होगा। लेकिन तुम लोग यहाँ दिमाग नहीं लगा ऐसा पा होता रहे हो। होगा सर, सरफेस पे चार्ज पॉजिटिव है और वो नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करता है, इसलिए सरफेस पे चला जाता है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज है। अब सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज है तो एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन लगाएंगे, और रिपल्शन लगाएंगे तो कितना रिपल्शन लगाएंगे, जितना हो सकता उतना रिपल्शन लगाएंगे। तो कोशिश ये करते हैं रिपल्शन लगा करके कि सब एक दूसरे से दूर चले जाए। तुम इसको ऐसे समझो कि एक रूम है, एक रूम में 4 लोग मैंने ऐसे रख दिए हैं, बिग बॉस का घर टाइप का है, और वहां पे 4 लोग ऐसे रख दिए जो एकदम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, और सबके हाथ में मैंने हॉकी पकड़ा दी है कि आसपास अगर कोई आ जाए तो उसको सीधे मतलब मारो ही फेंक करके। हाँ, एक हॉकी पकड़ा दी है मारने के लिए और 2-3 चीजें फेंक के मारने के लिए, और सब चारों एक दूसरे को मार रहे हैं फेंक फेंक के। तो वो कहाँ खड़े होकर के मारेंगे? क्या बीच में कमरे के बीचों बीच खड़े होकर के फेंक के मारेंगे कि एक एक कोना पकड़ लेंगे? कोना पकड़ लेंगे। एक एक कोना पकड़ लेंगे, क्योंकि जितना डिस्टेंस पे रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उन चारों के अंदर। तो वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी रिपल्सिव फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से कंडक्टर में वो सरफेस पे चले जाते हैं चार्ज। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा करके सरफेस पे चले जाते हैं, इसीलिए चार्ज पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसीलिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। आई बात समझ में? बढ़िया सर। से नहीं आई सर, बढ़िया से नहीं आई सर। बढ़िया से नहीं आई? अच्छा, ऐसे समझो कि 2 चार्ज रखे अपने पास, 2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने एक दूसरे के आसपास रह सकते हैं? मतलब नो सर, अगर हम उनको छोड़ दे, फ्री छोड़ दे, तो आसपास रहेंगे? नो 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 सर। नो नो सर। भागेंगे दूर। यस सर। और अगर हम उनको कहीं बाउंड करके नहीं रखते तो जितनी दूर हो सकता है उतनी दूर भागेगा। यस सर। अब मेटल के स्ट्रक्चर से बाहर निकल पाना तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत लगेगी, लेकिन कम से कम मेटल की सरफेस तक तो जा ही सकता है ना वो। यस सर। तो इसीलिए सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो क्या कोशिश करता है कि किसी तरीके, क्योंकि रिपल्शन लग रहा है एक दूसरे के ऊपर, रिपल्शन लग रहा है तो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। कितना दूर भागेंगे? मेटल से तो बाहर निकल नहीं सकते, स्ट्रक्चर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि न्यूक्लियस वगैरह भी है, वो भी फोर्स लगा रहे होंगे, तो स्ट्रक्चर से बाहर निकलने की तो उनकी दम नहीं है। लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि वो एक दूसरे से एकदम दूर दूर होकर के पूरा सरफेस तक आ जाए, जितना रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, तो उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो सरफेस तक आ जाते हैं। मेटल हॉलो होगा तब ना सर। अरे मेटल हॉलो होगा चाहे हॉलो नहीं होगा, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? अंदर भी होंगे तो भी तो जाएंगे बाहर की तरफ ना। मेटल हॉलो होगा तब तो अंदर कुछ भी नहीं है। सर हाँ, मेटल में तो सर वो पॉजिटिव आयन भी होगा, तो वो क्यों नहीं एक्शन कुछ ले रहा है? कैसे? क्या क्या मेटल में पॉजिटिव आयन होगा तो क्या नहीं करेगा? मतलब कि सर उसके कारण फिर वो अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है? वो रिपल्सिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्या? नहीं बेटा, उसकी तरफ अट्रैक्ट ही तो हो रहा है, तभी तो वो मेटल से बाहर नहीं निकल पा रहा है, मेटल की सरफेस से। फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट देखो, मुझे लगता है तुम लोगों को ये इलेक्ट्रिफिकेशन वाली थ्योरी पता नहीं है। चलो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं जरा दूसरे वाले नोट्स पे ही लेकर के चलता हूँ तुम्हें, और वहां पे चल के थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं वो, थोड़ा सा। ठीक है, तो शायद तुम्हें वहां से एक चीज क्लियर होगी। एक सेकंड रुकना बस, जरा मुझे ये वाला एक समझा लेने दो। हाँ 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 हाँ। यहाँ आ गए हम लोग यार। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ आ गए हैं तो जरा देखते हैं। अब देखो, मेटल के बारे में तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा कि मेटल की जो आउटर मोस्ट शेल होती है,
उसमें जनरली या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या फिर वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन जैसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता कि उसमें आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर ही रहा है। अब जैसे सोडियम की बात करते हैं, चलो सोडियम की बात करते हैं, तो ये आया सोडियम का न्यूक्लियस, ये हुआ सोडियम का न्यूक्लियस। अब इसकी इस शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, रेडियस ये डिस्टेंस कम है, बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और ये आई थोड़ी बाहर वाली शेल, 8, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे। चलो अच्छी बात है यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो अच्छा खासा फोर्स इस पे भी लग रहा होगा। फिर हम इसके और बाहर आए, यहां पे है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, इसकी डिस्टेंस भी बढ़ चुकी है। अब सोडियम के लिए आसान क्या होता है कि थोड़ी सी मेहनत करी हमने तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। थोड़ी सी मेहनत करी मतलब कि थोड़ा सा रबिंग किया या थोड़ा कुछ किया तो ये इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है, मतलब ये बाहर निकाला जा सकता है बहुत इजीली। यहाँ क्लोरीन वाला स्ट्रक्चर नहीं है, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अच्छा खासा इस शेल में फोर्स लग रहा होता है। 1 इलेक्ट्रॉन है, डिस्टेंस ज्यादा है, ये बोलता है ठीक है इसको निकल जाने दो यार, हमारी स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा अच्छी बन रही है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, नोबेल गैस के पास जाने की कोशिश करता है। हाँ सर। और इससे पहले नियॉन आता है तो ये कोशिश करता है कि हाँ ठीक है यार इसको बाहर निकालो, अपन Na अगर होगा तो Na क्या बोलता है कि हम बन जाएंगे Na+, नियॉन के पास आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, मेटल्स में जनरली क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकले यही तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन के घूम रहे हैं। अब जैसे अगर तुम मेटल का कोई एक स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है, मेटल का ये एक स्ट्रक्चर है, ये सॉलिड सा स्ट्रक्चर क्यों बना है, क्योंकि अब ये जो है ना, ये अपना इधर है एक सोडियम, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ऐसे काफी सारे ये सोडियम के एटम यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे पड़े। अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसने बोला जाओ बेटा तुम खेलो बाहर। इसने अपना एक निकाल दिया, इसने अपना एक निकाल दिया, इसने अपना, इन सब ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। लेकिन वो कितनी इजाजत दे रहा है, ये बोल रहा है घर के बाहर मत निकल जाना खेलते खेलते, तुम्हें खेलना है तुम खेलो, लेकिन ये इसने फोर्स बना रखा है अपना। नहीं तो अगर ऐसा हो रहा होता कि निकाल तो ये बाहर ही निकल जाते। इसने बस इतनी इजाजत दे रखी है कि ठीक है तुम यहां से अगर निकलोगे तो इसके पास चले जाओगे, मतलब इन सब ने अपना फोर्स लगा रखा है कि रहोगे तुम मेटल में ही, स्ट्रक्चर तुम्हारा मेटल वाला ही बना रहेगा, ठीक है। अब ये फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए जैसे हम इनको सेल वेल से कनेक्ट करते हैं तो तुरंत के तुरंत यहाँ पे अपना करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सब उसमें पार्ट लेने लगते हैं। लेकिन जब ये यहाँ पे खेल रहे हैं आपस में, ये सब वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने हाथ में ईंटा गुम्मा पत्थर ले रखा है और सब एक दूसरे को मारने वाले हैं। ये सब वो वाले बच्चे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। तो ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये कहेगा मैं यहाँ भाग रहा हूँ, ये यहां से कहीं पे भी भागने की कोशिश करेगा, उधर से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये अपना इधर भागेगा, ये कहीं इधर भागेगा, ये कहीं इधर भागेगा। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब इधर से अपनी सरफेस की तरफ, जहां जितना दूर जा सकते हैं उतनी दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से निकल निकल के। इसीलिए क्या होता है कि ये जो चार्ज होता है ये पूरा का पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन ये मेटल को छोड़ के भाग नहीं सकता। क्यों नहीं भाग सकता, क्योंकि मेटल, मतलब ये, इसने इसको बाहर निकलने की आजादी दी है, लेकिन किसके बाहर निकलने की, क्रिस्टल के बाहर या इस स्ट्रक्चर के बाहर निकलने की आजादी नहीं दी है, सिर्फ इसके बाहर। क्योंकि मेटल अभी भी मेटल है, गैस नहीं बना, लिक्विड नहीं बना, ये अभी भी मेटल के ही फॉर्म में है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इसके अंदर ही घूमते रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन लगाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये सब अपना अपना कोना पकड़ने लगते हैं। कोना पकड़ने की वजह से कहां पहुंच जाते हैं, ये सब पहुंच जाते हैं सरफेस पे। अभी थोड़ा पॉइंट क्लियर हुआ है, अभी भी नहीं हुआ? सर ये तो पता ही था, यही तो बता रहा था मैं, यही तुम्हें बताना है। अगर कोई तुमसे पूछता है कि चार्ज मेटालिक स्फीयर में या मेटालिक हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चार्ज सरफेस पे क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन लगाते हैं। ये सब एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन लगाते हैं और इस वजह से ये सरफेस तक पहुंच जाते हैं।
यार किसी को समझने में कुछ अभी डाउट हो तो मुझे एक बार पूछ लो यार। नो सर। ठीक है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर नहीं करती हैं, बस परपेंडिकुलर बाहर तक ही रहती हैं। रिलेटिव क्लोजनेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जितनी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, और रिलेटिव क्लोजनेस जितनी कम होती है, मतलब डेंसिटी समझ लो कि डेंसिटी जितनी ज्यादा है वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, डेंसिटी जितनी कम वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होती है। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स की टेंडेंसी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, लाइक इलास्टिक स्ट्रिंग। तभी हमने ऊपर ये डायग्राम देखा था, तो यहाँ पे इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, द लाइंस ऑफ फोर्स कंटिन्यूअस हैविंग नो ब्रेक्स इन बिटवीन, एक कंटिन्यूअस कर्व होता है, उसके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, बट ये रियल नहीं होती, मैंने पहले ही बता दिया था। ये हम लोग अपनी तरफ से अज्यूम करके चल रहे होते हैं कि अगर चार्ज रखा जाएगा तो वो जिस पाथ पे ट्रैवल कर रहा होगा उसी को हम लाइंस ऑफ फोर्स अज्यूम कर लेते हैं। इज इट क्लियर? हाँ सर। ठीक है, देन हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड की। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है? द फील्ड ऑफ अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। ये याद रख लो यार अच्छी तरीके से। वर्क डन जहां पे पाथ इंडिपेंडेंट होता है, जहां पे वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, और जहां पे पाथ डिपेंडेंट होता है उसको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड का एग्जांपल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। ग्रेविटेशन में भी मैंने बताया था कि वो भी कंजर्वेटिव फील्ड है। नॉन कंजर्वेटिव क्या हो जाता है? नॉन कंजर्वेटिव हो जाता है जैसे फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, ये सब नॉन कंजर्वेटिव हो जाते हैं, जो कि पाथ डिपेंडेंट होते हैं। ये वाला फोर्स पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नो सर। ओके, तो अब यहाँ पे जो वर्क डन निकाला जाता है उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेरिवेशन तुमसे नहीं पूछा जाएगा। अब तुमसे बस डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाएगा, उसी से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बनता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर दो चार्ज हैं और वो Q1 और Q2 पे, या एक चार्ज Q0 का सोर्स चार्ज और Q के चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ला रहे हैं, तो इतना वर्क डन करना पड़ता है। इतना, अगर हम RA से RB तक लेकर के आ रहे हैं तो RA से RB तक लाने के लिए हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला तुम याद कर सकते हो। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल देते हैं। पोटेंशियल बोलना होगा तो हमें यूनिट चार्ज रखना पड़ेगा इसकी जगह पर। पोटेंशियल के लिए हम क्या बोलते हैं कि ऐसे समझो, पोटेंशियल के लिए हम क्या बोलते हैं, कभी अगर तुमसे पूछे पोटेंशियल क्या होता है, तुम बोलोगे कि ये है सोर्स चार्ज Q0, +1 के चार्ज को, यानी कि यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर के आने में जो हमने काम किया, इस पॉइंट तक लाने में, जो कि R यूनिट की डिस्टेंस पे है। अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, तो मैं बोलूंगा कि +1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज नोन एज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q0/R। Q0 मतलब सोर्स चार्ज के अकॉर्डिंग देखते हैं, टेस्ट चार्ज के अकॉर्डिंग नहीं देखते। टेस्ट चार्ज तो अपना पहले ही 1 कूलम ले रखा है। ठीक है, ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये हमें ऐसे याद रखना पड़ता है। बाई चांस कोई बोले कि इसको डिराइव करो, तो डिराइव करने का फॉर्मूला, डिराइव करने का तरीका वही है अपना, कि तुम क्या बोलोगे कि यहाँ से चलो इन्फिनिटी से हम इसको यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ से x के डिस्टेंस पे, मतलब ये सपोज x का डिस्टेंस है, जल्दी से मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, x के डिस्टेंस पे इसको dx का मूवमेंट कराया मैंने यहाँ पे, सिर्फ छोटा सा एक डिफरेंशियल, तो कितना वर्क डन लगा होगा, तो वो dw जब मैं निकालूंगा तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इंटू dx, तो f dx जब तुम करोगे तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा, वो लग रहा होगा 1/4πε0 Q0 अपॉन x स्क्वायर, Q0 into 1/x स्क्वायर,
एंड देन dx, ये आ गया dw। तो जब वर्क डन निकालना होगा तो हम इसको पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज k q नॉट dx अपॉन x स्क्वायर। तो ये k q नॉट बाहर निकल जाएगा, dx अपॉन x स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दो इन्फिनिटी से लेकर के r, तो ये वाला फॉर्मूला अपने आप डिराइव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आता है हमारे पास। ये आपकी स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही जो आप लिख रहे हो? क्या स्क्रीन दिख नहीं रही है? मतलब जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ये वाली स्क्रीन दिख रही है, रेड वाली। अच्छा, रेड वाली दिख रही है, वो वाली नहीं दिख रही है लिखने वाली। एक सेकंड, अभी दिख रही है? हाँ अब देखिए सर। तो अभी मैंने बस फिर ये से बोला बता कि दो। इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में किया। अच्छा, मैं इतनी देर से लिख रहा था, ये तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। नो या सर, सर कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैं बोल रहा था इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। अरे यार, ये तो मैंने पूरी कहानी यहाँ पे लिख डाली, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं चला होगा। फिर से बता देता हूँ एक बार। और मैं लाल वाले उसमें ढूंढे जा रहा हूँ, ये सब तो लिखा ही नहीं कहीं। मैं भी वही कर रहा था, लाल वाले में ढूंढ रहा था किधर है किधर है। चलो अच्छा, मैं बता देता हूँ। ये है क्यू नॉट, अपना सोर्स चार्ज। ये कोई चार्ज है क्यू। मैं बोल रहा हूँ इस क्यू को इनफाइनाइट से यहां तक लाने में जो वर्क डन किया गया होगा, अगर क्यू की बात कर रहे हैं, क्यू की, तो हम बोलते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी, क्योंकि हम इसको यहां से खींच के यहां तक लाए और हमने रोक रखा है इसको, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अगर कोई पूछेगा कि बताओ भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो मैं बोलूंगा कि देखो ऐसा करते हैं, हम बोल देते हैं कि एक्स के डिस्टेंस पे, कोई जनरल डिस्टेंस ले लिए, एक्स के डिस्टेंस पे ये dx का जो काम, मतलब dx का डिस्टेंस इसको जाने में जो भी वर्क डन लगा होगा वो निकालते हैं पहले। तो मैं बोलूंगा कि चलो dw निकालते हैं। तो तुम बोलोगे कि सर dw तो fdx आ जाएगा। इस पे अगर रिपल्सिव फोर्स देखोगे तो वो इधर लग रहा है और मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए इधर ही लेकर के जा रहा हूँ, तो f डॉट dx आ गया। f कितना हो जाएगा? तो तुम बोलोगे सर इट विल बी k q नॉट q अपॉन x स्क्वायर dx। मैं बोलूंगा ठीक है। टोटल वर्क डन निकालेंगे तो तुम क्या बोलोगे कि सर इसको इंटीग्रेट कर दो। तो मैं बोलूंगा ठीक है, चलो भाई इंटीग्रेट कर देते हैं। q नॉट और q दोनों बाहर आ गए, dx अपॉन x स्क्वायर आ गया। कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं? इस पॉइंट से, r वाले पॉइंट से इंफिनिटी तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, r से इंफिनिटी तक लेके जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या मिला? k q नॉट q, इसको इंटीग्रेट करेंगे dx अपॉन x स्क्वायर को, तो इट विल बी -1/x, और ये r और इंफिनिटी। अगर हम यहाँ पे अपर लिमिट डालेंगे तो ये आएगा माइनस, माइनस बाहर निकाल दिया मैंने थोड़ी देर के लिए, जीरो हो माइनस जाएगा बाहर, इन्फिनिटी। तो ये आएगा 1/इंफिनिटी माइनस 1/r। तो ये 1/इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा, -1/r करोगे तो k q नॉट q अपॉन r। सो एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो कितनी आ गई? k q नॉट q अपॉन r, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मैंने पोटेंशियल क्या बोला? पोटेंशियल के लिए हम क्या बोलते हैं कि इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो W बाई क्यू करना पड़ेगा। W बाई क्यू करोगे तो ये क्या आ जाएगा? k q नॉट बाई r। हो सकता है कभी तुमसे कोई इंटरव्यू में ये सारी चीजें डिराइव करवाने बिठा दे कि ये डिराइव करके बताओ बाई चांस। यहां से ध्यान से देखो, ये यही कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड पता करने का मेथड है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन डिपेंड कर रही है। वो कहीं पे भी ये नहीं देख रहा कि तुम कौन से पाथ से लेकर के जा रहे हो, बस इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये k का वैल्यू अगर तुम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल दोगे तो यहां से आ जाएगा k q नॉट बाई r। ये आ जाता है हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला। और क्योंकि ये वर्क डन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये स्केलर क्वांटिटी होगा। अब अगर कोई बोल देता है कि यहाँ पे 2 3 4 चार्ज रखे और बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तुम बोलोगे कि अब सीधा सीधा ऐड करते जाओ। यहाँ पे अगर प्लस q1 है तो प्लस q1 डाल दो, माइनस q2 है तो माइनस q2 डाल दो, यहाँ पे r1 है तो q1 बाई r1 डालो, q2 बाई r2 डालो, q3 बाई r3, जो है वो डालते जाओ बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं डालना है। और उन सबको ऐड कर दो, कोई वेक्टर वेक्टर एडिशन नहीं, नॉर्मल एडिशन चलेगा। क्लियर है ये? ठीक है यार। सर ये जो वर्क डन है यहाँ नेगेटिव आएगा ना शायद? ना बेटा, वर्क डन तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमने तो अभी जो वर्क डन निकाला उसको r से इंफिनिटी पे ले जाने के लिए निकाला है। अगर इंफिनिटी से r ला रहे होते तो नेगेटिव हो जाता। ठीक है।
चलो इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो कल कंप्लीट करेंगे हम लोग आगे, क्योंकि अब बस हमारे पास डाइपोल आइपोल वाला पार्ट बचा हुआ है, तो वो हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ और उसके बाद फिर हम लोग वो स्टार्ट करेंगे।